जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे ईवीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। जिन भाई बहनों दोस्तों की परीक्षा जो है दिसंबर मंथ में है, उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप प्रीवियस ईयर जो है जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम की जान होता है, खास करके सीटेट परीक्षा के लिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। भैया बिल्कुल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में कहा गया है, निर्देश में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव आपको यहाँ पे करना है। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया है, उस पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे और उसका जो सबसे सटीक या एग्जैक्ट जवाब होगा उसको यहाँ पे देंगे। तो कहा गया है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पूर्व और पश्चिम है, पश्चिम और पूर्व है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। तो बिल्कुल भैया अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है आपके मैप के अकॉर्डिंग वो उत्तर पश्चिम है, और वहीं अगर बिहार के सापेक्ष हम बात करें गोवा की तो दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। तो दोस्तों एक बार मैं ये कहूंगा कि वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके भाई बहन या दोस्त जो भी हैं उनको भी इसका लाभ या फायदा हो सके। तो चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में सबसे धीमी कब होती है? बिल्कुल भैया, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे धीमी कब होगी? जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात है जब दोनों में वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, न कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है कम होगी। सतह क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। तीसरा है कि सतह क्षेत्रफल घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्रफल तथा तापमान दोनों में जब कमी आती है तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमे से होगी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न भैया यहाँ पे पूछा गया है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता है वो क्या कराती है? दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल और स्थितीय कौशल, या ग्राफिक कौशल? तो बिल्कुल स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का जो क्षमता होती है क्या कराती है? चित्रण कौशल जो है कराती है। इसको मैपिंग स्किल भी कह सकते हैं भैया, मैपिंग स्किल। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो है सिफारिश की है? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 या एनसीएफ 1975? तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा? एनसीएफ जो है 1975 जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का जो है रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में? तो स्थानांतरित खेती करने का रिवाज भैया कहाँ पे है? आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। बिल्कुल भैया उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है वो रिवाज है स्थानांतरित खेती करने का। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे कि नदी बांधों से उत्पन्न जो है जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? अगर आपके पेपर में कहीं पे भी किसी प्रश्न में नहीं दिखे तो सबसे पहले उस नहीं शब्द को भैया आप या तो गोला कर लीजिए या तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल ध्यान में रहे कि इसमें नहीं आपको बताना है। बांध टिकाऊ विकास को क्या करता है? प्रोत्साहित करते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव को हो सकते हैं। आगे है कि बांध जो है स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो बिल्कुल भैया अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप जान लीजिए कि बांध टिकाऊ विकास को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। ये गलत है। ठीक है भैया, चलें अगले प्रश्न की तरफ।
और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया, अक्सर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल ही जाता है, कोई भी परीक्षा हो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपयुक्त सभी, इसके अलावा CFC, ये सभी क्या होते हैं भैया? तो बिल्कुल अगर यहाँ पे बात करें तो सभी क्या हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, बिल्कुल सभी ऑल ऑफ एबव जो है इसका राइट जवाब है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज आर द ग्रीन हाउस गैसेस? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, वाटर वेपर या वाटर वेपर। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद सर्द ठंडियां होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इस कारण से वो रेगिस्तान जो है ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली या कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो बिल्कुल भैया इसके राइट जवाब की अगर हम बात करें कि राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इस कारण से ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न भैया आपके सामने कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? बिल्कुल यहाँ पे ताजमहल जो है उसके पीले होने का कारण या उसके क्षरण का कारण क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। तो बिल्कुल भैया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर या क्लोरीन। तो बिल्कुल अगर यहाँ पे बात करें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग ताजमहल येलो? तो ताजमहल के पीले होने का कारण जो है दोस्तों क्या है यहाँ पे? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। वर्षा के पानी में यही सल्फर डाइऑक्साइड जो घुल के वर्षा के पानी को क्या करता है? अम्लीय कर देता है, जिसके कारण जो है ताजमहल जो है वो पीला होता जा रहा है या पीले होने के कारण बन रहा है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न बिल्कुल भैया आपके सामने स्क्रीन पे है यहाँ पे कि गोलकाड़ा किला जो है किसने बनवाया था? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश या पल्लव राजवंश? तो बिल्कुल भैया अगर बात करें तो गोलकोड़ा किला जो है वो किसने बनवाया था? तो गोलकोड़ा किला काकतीय राजवंश के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया भैया कि 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर जो है आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान निकालने का फार्मूला होता है घनत्व गुणे आयतन। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे घनत्व गुणे मतलब 15 × 45। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या भार? तो अदिश राशि भैया इसमें से आपको बताना है। तो बिल्कुल द्रव्यमान क्या है भैया? एक अदिश राशि होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे कि एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण जो है गुजर नहीं सकती है क्या कहलाता है? अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भैया बिल्कुल इसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि एक विलेय का विघटन दर जो है पर निर्भर करता है। बिल्कुल एक विलेय का विघटन दर जो है डैश पर निर्भर करता है? दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्रफल या भार पर? तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हम जानना चाहते हैं? तो बिल्कुल भैया इसके राइट जवाब को यहाँ पे सतह क्षेत्रफल, किसी विलेय का विघटन दर जो है उसके सतह क्षेत्रफल सरफेस एरिया पर जो है वो डिपेंड या निर्भर करता है। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रिया करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में क्या करना? मदद करना। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसको पोषित करने में मदद करने से छात्र जो है पेड़ों के संरक्षण के प्रति जो है वो संवेदनशील जो है वो हो पाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ,
और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग क्या हैं, पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख जो है नहीं किया गया है और इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प जो है प्रासंगिक नहीं है। इनसे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया और इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में जो है वो सक्षम बनाया और इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे क्या थे, जिससे वे पीड़ित थे। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका यहाँ पे राइट जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। और इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा गया इसको देख लीजिए कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का जो है सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव जो हैं वो यहाँ पे सुनाए या साझा किए। ठीक है, उन्होंने प्रश्न पूछे और उनकी मौजूदा समझ का आकलन जो है किया। समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए और एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल जो है वो किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है, तो इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जान लीजिए कि इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पे राइट जवाब होगा कि अन्वेषण दृष्टिकोण जो है इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न भैया यहाँ पे पूछा गया है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम क्या है, संसाधन है। क्योंकि समुदाय जो है एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है। क्यों? यह रास्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास जो है समय है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का जो है अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल भैया, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का साधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का जो है अवसर प्रदान करता है। चले अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य या मतलब इसका क्या है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ चर्चा से बाहर जाना। तो बिल्कुल भैया, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने का मतलब है कि बच्चों को बाहरी दुनिया का ज्ञान जो है वो कराया जाए, बस सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चों को न दिया जाए। ठीक है, अधिगम में विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब यही है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे जो हैं एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल भैया, कक्षा 3 के छात्रों को यहाँ पे रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे जो हैं एकल परिवार का गठन करते हैं और ये दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक प्रकार का यह क्या होता है, विस्तारित परिवार होता है। तो परिवार की परिभाषा जो है गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति क्या है, असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी प्रकार, बिल्कुल भैया यहाँ पे रमा जो है अपने छात्रों के प्रति क्या है, असंवेदनशील है। चलिए और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण कराना, श्यामपट्ट का उपयोग करना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है इसके राइट जवाब होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण जो है बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपयुक्त सभी। तो भैया बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम जो है बच्चों की समग्र शिक्षा का जो है कारण बन सकता है यदि कैसा हो, एकीकृत हो, समावेशी हो और विषयगत हो। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 जो है भैया इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में
सपेरों पर एक अध्ययन है और इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर इस प्रश्न के हम राइट जवाब की बात करेंगे तो इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए इसका राइट जवाब की देखिए ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है और इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं न, बिल्कुल सपेरे जो है सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी जीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया भैया कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है और यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो कि विद्यालय खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को क्या करता है, बर्बाद करता है। तो विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, तो इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर, यह अच्छा शिक्षण अधिगम का क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे भैया कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कभी भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या मतलब है कि स्कूल बैग का वजन करना, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो अबोध के भार को कम करने की जरूरत है, ठीक है, यही मतलब है बोझ के बिना सीखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि यहाँ पे ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। पहला है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग सीखें, क्रम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में क्या करना, सक्षम बनाना। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, पूछा गया है कि बाला का पूर्ण रूप क्या होगा। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बाला, BALA। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा, ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेल एज लर्निंग एड्स, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा कि अधिगम सहायता के रूप में क्या है, बिल्डिंग। चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए जहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो उसके लिए आपको हिंदी वाले ऑप्शन को छोड़ के भैया इंग्लिश पे आपको तुरंत चले जाना है, वहां से आप पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। वैकल्पिक ढांचे का मतलब यहाँ पे क्या है, पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक की स्पष्टीकरण, क्या पाठ्य पुस्तक की स्पष्टीकरण। दूसरा है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों का आयोजित विचार, वही सही विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है। क्योंकि जहाँ पे महिलाओं पुरुषों को अलग करने की बात आ जाए, एक दूसरे से कम आंका जाए, इस प्रकार से जो कथन है या कारण है वो क्या है, वैज्ञानिक बिल्कुल रूढ़िबद्ध धारणा को प्रदर्शित करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।